और आज सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आखिर रशियन एयरफोर्स यूक्रेन में क्यों फेल हो गई। रशिया ने युद्ध की शुरुआत में ब्लिट्ज़-क्रैग का प्रयोग किया। ब्लिट्ज़-क्रैग एक पश्चिमी युद्ध का सिद्धांत है। युद्ध के ब्लिट्ज़ सिद्धांत में दुश्मन देश पर आर्मी और एयरफोर्स एक साथ हमला करती है और यह हमला अचानक और इतनी तीव्रता और बड़ी मात्रा में होता है कि दुश्मन देश को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है और उनकी जो फ्रंट लाइन होती है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध में यह सिद्धांत पूरी तरह से फेल हो चुका है। युद्ध की यह रणनीति एयर सुपरमेसी पर आधारित है। रशिया यूक्रेन वॉर में युद्ध की इस रणनीति के फेल होने के बाद रशियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के सामने भी कई सारे सवाल खड़े उठ हुए हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में भी ज़्यादातर फाइटर जेट रशिया के बनाए हुए हैं और साथ में इंडियन एयरफोर्स की युद्ध रणनीति का सिद्धांत भी कहीं न कहीं पश्चिमी युद्ध के सिद्धांत के आसपास ही घूमता है। आइए जानते हैं कि रशिया की शक्तिशाली माने जाने वाली एयरफोर्स यूक्रेन में आखिर क्यों फेल हो गई। अमेरिकी लेफ्टिनेंट कोलोनल टाइसन का कहना है कि रशिया की सबसे बड़ी गलती इस युद्ध में ये है कि वे यूक्रेन के मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट नहीं कर पाए। यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम में ज़्यादातर S-300 मिसाइल सिस्टम है। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सोवियत के काल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको सोवियत आर्मी में सन 1978 में शामिल किया गया था। S-300 का एडवांस और विकसित रूप S-500 अभी रशियन आर्मी के पास है। यूक्रेन के पास इतना पुराना मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी उसने रशियन एयरफोर्स के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती खड़ी की। यूक्रेन के पास इसके अलावा भी नाटो के दिए हुए काफ़ी एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, जिनके कारण यूक्रेन ने रशियन एयरफोर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर मिलिट्री एक्सपर्ट एंटन ने यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट टैक्टिक्स को काफ़ी अच्छे से समझाया है। यूक्रेन ने अपने एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को एक पूरे बड़े क्षेत्र के अंदर फैलाया हुआ है, लेकिन वे इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम में रडार का यूज़ होता है। रडार से रेडिएशन निकलती है, जिससे दुश्मन देश को पता लग जाता है कि इनका डिफेंस सिस्टम कहाँ पर रखा हुआ है। यानी जो रशिया की एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, वे आसानी से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने बड़ी चालाकी से अपने एयर डिफेंस का सिस्टम बहुत ही कम किया और वे जैसे ही एक बार रशिया की एयरक्राफ्ट पर वार करते थे, उसके तुरंत बाद वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बंद कर देते थे, जिससे रडार से रेडिएशन नहीं होता था और रशिया को पता ही नहीं लग पाता था कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर रखा है। और दूसरी चीज़, वे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मूव करते रहते थे। यानी आज जिस क्षेत्र में उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, उसके कुछ घंटों के बाद उसको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख देते थे, जिससे रशियन एयरफोर्स को पता ही नहीं लग पाता था कि उन्होंने आखिर अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर रखा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन ने काफ़ी सारे डमी लकड़ी के एयर डिफेंस सिस्टम बना के रखे हुए हैं, जिससे रशिया की एयरफोर्स को चकमा दिया जा सके। रशिया की एयरफोर्स कई बार हमला करती है, लेकिन हमले के बाद उनको पता लगता है कि ये तो लकड़ी का और डमी एयर डिफेंस सिस्टम है। और अब रशिया की एयरफोर्स यूक्रेन के अंदर जाने में डर रही है। यूक्रेन भी पहले सोवियत यूनियन का भाग हुआ करता था, इसलिए यूक्रेन और रशिया के पास आज भी कई सारे टैंक और आर्मी के व्हीकल सेम हैं जो पुराने सोवियत यूनियन के काल के हैं। इसीलिए युद्ध में कई बार रशिया के लिए ये आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है कि ये टैंक रशिया के हैं या फिर यूक्रेन के हैं। इसलिए इफ़ेक्टिवली रशिया यूक्रेन को टारगेट नहीं कर पा रहा है। इस युद्ध में अगर किसी हथियार की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है तो वो है मैन पैड्स। मैन पैड्स एक ऐसा हथियार है जिसको कंधे पर रखा जाता है। कंधे पर इसको रखने के बाद यह गोले दाग सकता है और कम रेंज की मिसाइल भी ये दाग सकता है। यहाँ पर यूरोप के बाकी देशों ने और अमेरिका ने यूक्रेन को काफ़ी सारे मैन पैड्स दे दिए। इन्हीं मैन पैड्स का यूज़ करके यूक्रेन ने रशिया के काफ़ी सारे फाइटर प्लेन मारकर गिरा दिए। रशिया के एयरफोर्स जब ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करते थे तो यूक्रेन अपने रडार सिस्टम का प्रयोग करके एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करता था। वहीं अगर रशिया के एयरक्राफ्ट कम ऊंचाई से हमला करते थे तो इन मैन पैड्स का उपयोग करके यूक्रेन की आर्मी इनको कंधे पर रखकर रशिया के कई सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को उड़ा देते थे। इनके साथ एक एडवांटेज ये भी है कि ये छोटे होने के साथ साथ हल्के भी होते हैं, जिनको कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। इस युद्ध में रशिया अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब रशिया ने यह युद्ध शुरू किया था तो उसने किसी भी बड़े युद्ध की और इतने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी नहीं की थी।
उसे लगा था कि बस यूक्रेन कुछ ही हफ्तों में हथियार डाल देगा और हम कुछ ही हफ्तों के भीतर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। उसको लगा था कि जैसे 2014 में जब यूक्रेन से क्रीमिया छीना गया था तो यूक्रेन ने उस टाइम पर कोई बड़ा अपोज नहीं किया था। रसिया को इस समय भी ऐसा ही लग रहा था कि यूक्रेन जल्दी हथियार डाल देगा। लेकिन जब यूक्रेन ने बड़े स्तर पर काउंटर अटैक किया और पश्चिमी देशों से तथा अमेरिका से यूक्रेन को हथियार मिलने लगे तो इससे रशियन सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। 2014 से पहले रसिया के यूरोप और अमेरिका से संबंध उतने ख़राब नहीं थे। उस समय रसिया के कई सारे मिसाइलों में यूरोप और अमेरिकी कंपनियों के पार्ट्स का भी यूज़ होता था। लेकिन 2014 में क्रीमिया को हड़पने के बाद पश्चिमी देशों ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिए। रसिया की 2 मिसाइलें 9M9 और 9M7 जो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज मानी जाती हैं, यानी अपने टारगेट को सटीक हिट करने के लिए जानी जाती हैं। रसिया ने यूक्रेन वॉर में भी इनका प्रयोग किया, लेकिन ये जल्द ही ख़त्म हो गई क्योंकि इनके कुछ पार्ट्स अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां बनाती थी। लेकिन 2014 के सैंक्शंस के बाद उन्होंने रसिया के लिए इन हथियारों के पार्ट्स बनाना बंद कर दिया। इसलिए रसिया की ऐसे कई सारी मिसाइलें इस युद्ध में ख़त्म हो गई जिनका प्रयोग अगर होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। रसिया के पास ऐसी मिसाइलें स्टॉक में काफ़ी कम थी जिनका उपयोग उन्होंने शुरुआत में ही कर लिया था। इसी का परिणाम था कि शुरुआत में रसिया ने यूक्रेन के कई हिस्सों में कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यूक्रेन ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया क्योंकि ऐसी मिसाइलें रसिया के पास और नहीं बची थी। रशियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज करती है और इस युद्ध में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरी। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि उन्होंने रसिया के 240 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रसिया को कम से कम अपने अफगानिस्तान के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहिए था क्योंकि अफगानिस्तान में रसिया के 300 से भी अधिक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए थे। कुछ समय पहले जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था तो अजरबैजान ने अर्मेनिया के ऊपर ड्रोन्स का प्रयोग किया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूक्रेन ने रसिया के खिलाफ काफ़ी सारे ड्रोन्स का प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि इस टाइम पर यूक्रेन के पास करीब 6000 ड्रोन्स हैं, लेकिन ये 6000 ड्रोन्स कोई मिलिट्री के ड्रोन्स नहीं है। जो कमर्शियल यूज़ के लिए ड्रोन्स बनाए जाते हैं उन्हीं को मॉडिफाई कर यूक्रेनियन आर्मी यूज़ कर रही है। इनका उपयोग रसिया की आर्मी की पोजीशन जानने के लिए और अटैक करने के लिए भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस युद्ध से इंडियन एयरफोर्स को क्या सीख लेनी चाहिए और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स क्या क्या चेंजेस कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने सन 2012 में अपना बेसिक डॉक्ट्रिन रिलीज किया जिसमें आसमान में कंट्रोल रखने की बात की गई ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन देश की आर्मी को उस देश की एयरफोर्स के द्वारा सीधी मदद नहीं पहुंचाई जा सके। इस युद्ध के पहले ही इंडियन एयरफोर्स के थिंक टैंक्स को रशियन मेड एयरक्राफ्ट की कुछ लिमिटेशंस का पता लगने लगा था। इसी कारण रशियन मेड एयरक्राफ्ट सुकोई 30 MKI में इजरायली मेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाया गया। 2019 में जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो उसके बाद पाकिस्तान के F-16 और इंडिया के सुखोई 30 के बीच कंपैरिजन किया जाने लगा था क्योंकि पाकिस्तान के F-16 में आमराम मिसाइल का यूज किया गया है। इसलिए भारत में सुखोई में भी कई सारी मिसाइल्स को अपग्रेड करने की बात की गई। वर्तमान में पश्चिमी देश एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के मामले में रसिया से आगे निकलने लगे हैं। इसीलिए भारत ने रसिया से एयरक्राफ्ट खरीदने के मुकाबले फ्रांस से राफेल जेट खरीदना ज़्यादा सही समझा। कोई भी देश अपने दुश्मन देश से युद्ध करने के लिए हथियारों और गोला बारूद का एक स्टॉक रखता है। भारत में 2019 में CDS बिपिन रावत के अनुसार 2019 में भारत के पास पाकिस्तान से इंटेंस युद्ध की सिचुएशन में केवल 10 दिन का गोला बारूद का स्टॉक रखा हुआ था। उन्होंने बताया था कि हम इसको बढ़ाने वाले हैं और चीन से इंटेंस युद्ध होने की स्थिति में हम 30 दिन का स्टॉक बढ़ाने वाले हैं। लेकिन एयरफोर्स के बारे में ऐसी कोई भी सूचना बाहर नहीं है। इंडियन एयरफोर्स भारत में बने हुए तेजस एयरक्राफ्ट को बड़ी मात्रा में खरीदने जा रही है। इसको देखते हुए कुछ आर्मी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को ज़्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर खरीदने के बजाय रोबोटिक हथियार और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यूक्रेन और रशिया वार में ये देखा गया है कि यूक्रेन ने आसानी से रशिया के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो से आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।